हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वजीत स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के मोस्ट विविड ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 फिजिक्स का, जो चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। अगर आज तक अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं और क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2026 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें चैप्टर 1 के टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में अगर आप देखते हैं तो आपका सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें होती है वो किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा हमेशा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो वो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, काल्पनिक को आभासी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब इनमें से जितने पदार्थ हैं जो कि लेंस बनाने की कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता है वो हमको बताना है। तो 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी को लेंस बनाने हम प्रयुक्त नहीं करते। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। किस वस्तु का आवर्धित बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोटर गाड़ी के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? तो मोटर गाड़ी के सामने लगा हुआ दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ऑप्शन ए एफ बराबर आर, ऑप्शन बी बराबर है एफ बराबर 2r, ऑप्शन सी है बराबर r/2 और ऑप्शन डी है बराबर 3r/2। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर r/2। गोलीय दर्पण में की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ बराबर r/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 0 डिग्री और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान हमेशा 0 डिग्री होता है। 10 नंबर का सी हमारा सही हो जाएगा, 0 डिग्री।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर यहाँ प्रश्न है। 11 प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दंत विशेषज्ञ जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करके दंत विशेषज्ञ मरीजों का दांत देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। आपको पता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश में निर्वात की चाल कितना होती है? 3 में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। तो प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो निर्वात में ही होता है। प्रकाश का न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि दर्पण को आभासी दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो है हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? तो अभी बता दें समतल दर्पण नहीं, ऑप्शन बी 15 नंबर अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण को ही अवतल दर्पण कहा जाता है। इसलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है सीधा उल्टा दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और उल्टा दोनों होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो उल्टा होता है। 16 का बी हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। 17 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमेशा होता है क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 18 प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? तो वो अवतल दर्पण का होता है। कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। 18 का बी हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु बीम फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी है ध्रुव पर, और ऑप्शन डी है फोकस पे। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु बीम पर फोकस पर की जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो प्रतिबिंब जो बनता है अनंत में बनता है। हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा कहलाती है। गोलीय दर्पण और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए है फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी है मुख्य अक्ष, ऑप्शन डी है व्यास। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रकाश स्रोत के सामने एक मोमबत्ती को रखा गया है। समतल दर्पण में मोमबत्ती की लौ की आकृति कैसी होगी? ऑप्शन ए है
वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक आभासी, ऑप्शन सी है उल्टा और ऑप्शन डी है अवर्धित। तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा काल्पनिक या आभासी। 23 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश स्रोत के सामने एक मोमबत्ती खो गया सफल दर्पण में मोमबत्ती की लौ की आकृति कैसी होगी? तो मोमबत्ती की लौ की आकृति जो होगी वह काल्पनिक होगी। क्या होगी? तो काल्पनिक होगी। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है? ऑप्शन ए है जब वस्तु F पर हो, ऑप्शन बी है जब वस्तु सी पर हो, ऑप्शन बी है जब वस्तु पी पर हो, ऑप्शन डी है जब वस्तु इन्फिनिटी पे हो। तो अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब वस्तु सी पर रहता है। जब वस्तु कहाँ रहता है? सी पर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर। 25 नंबर जो प्रश्न वो क्या कह रहा है थोड़ा देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो यहाँ पे फोकस दूरी मतलब एफ निकालना है। एफ का फॉर्मूला आपको पता होगा। एफ का फॉर्मूला होता है R/2 होता है। तो आई कितना है हमारा? तो 32 है। आई कितना है? 32 है बटे 2 लिख देंगे। इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा। तो हमारा कितना निकल जाएगा? फोकस दूरी मतलब एफ हमारा कितना निकल जाएगा? तो एफ निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। तो हमारा उत्तल दर्पण की वक्रता जब 32 है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो 16 सेमी होगी। हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। 25 नंबर का बी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लागू समझिए। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो ऑप्शन भी हमारा सही होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न सब है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, गलती से भी वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको 10th के ऑल 12 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन सब मिलेंगे धीरे धीरे देखने के लिए। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? आवर्धन का जो ऋणात्मक मान होता है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा है, वस्तु से छोटा है, सॉरी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। ऑप्शन बी है प्रतिबिंब आभासी है। ऑप्शन सी है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। ऑप्शन डी है प्रतिबिंब सीधा है। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक और उल्टा है। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। 26 नंबर का सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न है किरण पुंज की कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो किरण पुंज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने? ऑप्शन ए है फोकस पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी है ध्रुव पर। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसके लिए हमें वक्रता केंद्र सी पे रखना होगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर है तो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर 29 नंबर 29 नंबर प्रश्न है जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण के फोकस एफ पर रखा जाता है तो आवर्धन क्या होता है? होगा जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस एफ पर रखा जाता है तो आवर्धन क्या होगा? 29 नंबर प्रश्न है। तो 29 नंबर प्रश्न है ऑप्शन ए है एम से बड़ा 1, ऑप्शन बी है एम से छोटा 1, ऑप्शन सी है एम इन्फिनिटी और ऑप्शन डी है बराबर 0 तक। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर एफ पर रखा जाएगा तो आवर्धन क्या हो जाएगा? तो आवर्धन इन्फिनिटी हो जाएगा। एम बराबर इन्फिनिटी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर का हो जाएगा। प्रश्न है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा होगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर देखते हैं।
31 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण का मुख्य अक्ष के, ऑप्शन ए है समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऑप्शन बी है फोकस से गुजरती है, मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरती है, ऑप्शन सी है फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, अक्ष के फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से गुजरती है। उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण मुख्य अक्ष के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण मुख्य अक्ष के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर देखते हैं। उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है? ऑप्शन ए है 20 सेमी, ऑप्शन बी है -20 सेमी, ऑप्शन सी है 80 सेमी और ऑप्शन डी है 40 सेमी। तो उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 40 सेमी। तो हम इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पे क्या निकालना है? एफ मतलब फोकस दूरी, एफ निकालना है। आई कितना दिया हुआ है? 40। तो फोकस एफ का फॉर्मूला क्या होता है? r/2 कितना है? 40 बटे 2 कर देंगे 20 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? 20 सेमी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है? तो 20 सेमी। ये क्वेश्चन आपका हूबहू बोर्ड पेपर में छपेगा, तो काफ़ी ध्यान में रखें। ये पूरा फॉर्मूला होता है r/2। ये भी पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध r/2 का मान्य होता है। ऑप्शन ए है केवल उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन बी है केवल अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन सी है छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए, ऑप्शन डी सभी प्रकार के दर्पण के लिए। तो r/2 का मान्य होता है छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना की कहाँ संभव है? ऑप्शन ए है केवल समतल दर्पण में, ऑप्शन बी है केवल गोलीय दर्पण में, कुछ गोलीय दर्पण से, ऑप्शन सी है सभी चमकीले सतहों से, और ऑप्शन डी है सभी अपारदर्शी सतहों से। प्रकाश का परावर्तन की घटना कहाँ संभव है? तो प्रकाश के परावर्तन की घटना सभी चमकीले सतहों से संभव है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 35 नंबर। अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, ऑप्शन ए है मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, ऑप्शन बी है मुख्य अक्ष के नीचे होता है, ऑप्शन सी है दर्पण के पीछे होता है, ऑप्शन सी है फोकस पर होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जब जो बना प्रतिबिंब होता है वो कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ होता है? तो हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m = -1 है, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का है, ऑप्शन बी है प्रतिबिंब आभासी सीधा और समान आकार का है, ऑप्शन सी है प्रतिबिंब एफ पर बना है, और ऑप्शन डी है प्रतिबिंब सी और एफ पर के बीच बना है। तो 36 नंबर का हमारा जो प्रश्न आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का है। इसका अर्थ क्या है? तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, पाउच में परावर्तक सतह के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? पाउच में परावर्तक सतह के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है प्रावलिक अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टॉर्च में परावर्तक सतह के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो प्रावलिक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रावलिक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, वक्रता त्रिज्या r वाले उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी f होगी। ऑप्शन ए है r/2, ऑप्शन बी है -r/2, ऑप्शन सी है r/r और ऑप्शन डी है 2r। क्या होगी? वक्रता त्रिज्या r वाले उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी? तब फोकस दूरी मतलब f बताए थे, f बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो r/2 होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। f बराबर क्या होता है? तो r/2 होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से पार कर जाती है वह कहलाता है। अगला ऑप्शन ए है पारदर्शी, ऑप्शन बी है पारदर्शी, ऑप्शन सी है पारभासी, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से पार कर जाती है वह कहलाती है। किस माध्यम से प्रकाश आसानी से पार कर जाती है? तो पारदर्शी से
प्रकाश आसानी से पाई करी जाती है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पारदर्शी से प्रकाश आसानी से पाई करी जाती है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश किसका रूप होता है? ऑप्शन ए है धारा का, ऑप्शन बी है ऊर्जा का, ऑप्शन सी है शक्ति का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किसका रूप होता है? तो प्रकाश किसका रूप होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्जा का। प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का। 40 नंबर का हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप वीडियो देखें तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे अगला चैप्टर भी आएगा, हर चैप्टर का इस ऑब्जेक्टिव से लेकर सभी आएंगे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। धन्यवाद। प्लीज़ विश्वविद्यालय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और पीवीआई ऑब्जेक्टिव के और सारे वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो सबको देख लें। ठीक है, धन्यवाद।